जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे विक्रम मिस्री की तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात से पाकिस्तान में मची भारी घबराहट। दोस्तों, तालिबान के मुखपत्र ने भारत की जमकर तारीफ, पाकिस्तान को कोसा। बताएंगे भारत की तारीफ में ऐसी कौन सी बात कह दी जो पाकिस्तान और चीन के रातों रात उड़ा दी नींद। तो वहीं बताएंगे बीएलए का पाकिस्तान आर्मी को तगड़ा झटका, बलूचिस्तान के जहरी पर जमाया कब्जा, सरकारी कार्यालयों में लगाई आग। तो वहीं शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर अड़ा बांग्लादेश, कहा भारत के वीजा विस्तार से कोई लेना देना नहीं। लेकिन अब क्या उनका प्रत्यर्पण हो पाएगा? दोस्तों, क्या भारत की मजबूरी बन जाएगी शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेजना? इन सभी खबरों को विस्तार से आपको बताएंगे। बस आपको करना क्या है, वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले देश भारत का निरंतर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो अब बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां विक्रम मिस्री की तालिबान के विदेश मंत्री से मुलाकात से पाकिस्तान में मच गई घबराहट। दोस्तों, दुबई में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री से अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की मुलाकात ने कूटनीतिक हलकों में तहलका मचा दिया है। इस मुलाकात से पाकिस्तान अंदर ही अंदर बहुत परेशान है। इस बीच तालिबान ने भारत की जमकर तारीफ की है और उतनी ही पाकिस्तान की आलोचना। तालिबान के आउटलेट अल मिरसाद ने कहा कि तालिबान और भारत के बीच बैठक स्वतंत्र विदेश नीति की निरंतरता है। तालिबान ने मध्य एशियाई देशों ईरान, चीन और रशिया के साथ भी इसी तरह की बातचीत की। तालिबान ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि वे संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जी हां, अल मिरसाद ने लिखा कि अफगानिस्तान का इस्लामी अमीरात अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र और संतुलित दिशा में आगे बढ़ा रहा है। तालिबान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वे किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे, डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ समान संबंध बनाना चाहेंगे। तालिबान ने भारत के साथ व्यवहारिक संबंध बनाए रखने का विकल्प चुना है, ये मानते हुए कि अफगानिस्तान को सभी देशों के साथ आर्थिक, व्यापारिक और कूटनीतिक सहयोग की आवश्यकता है। दोस्तों, उन्होंने पाकिस्तान को कोसते हुए कहा कि पाकिस्तान लंबे समय से अफगानिस्तान को एक अधीनस्थ राज्य मानता रहा है। फिर भी तालिबान सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगी। दोस्तों, आपको हम बता दें कि भारत तालिबान के बीच में वो कौन से बड़े कारण है जिसके लिए इन दोनों के बीच बड़ी बातचीत हो रही है। दरअसल एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के उच्च स्तर पर बातचीत करने के पीछे 5 मुख्य कारण हो सकते हैं। पहला कारण है तालिबान का हितैषी और सहयोगी पाकिस्तान उसका विरोधी बन गया है। दूसरा कारण है ईरान काफी कमजोर हो गया है। तीसरा है रशिया अपना युद्ध लड़ रहा है। चौथा है अमेरिका और दुनिया व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी की तैयारी कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण 5वां कारण ये है कि चीन तालिबान के साथ राजदूतों का आदान प्रदान करके अफगानिस्तान में अपनी बैठ बना रहा है। दोस्तों, बड़ी ही चौंकाने वाली खबर पाकिस्तान चीन के लिए, लेकिन भारत के लिए खुशखबरी भरी खबर। इस पर आपकी क्या निजी राय है? दोस्तों, बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बताते हैं बीएलए का पाकिस्तान आर्मी को तगड़ा वाला झटका, बलूचिस्तान के जहरी पर जमाया कब्जा, सरकारी कार्यालयों में लगा दी आग। दोस्तों, पाकिस्तान की आर्मी और सरकार के खिलाफ लगातार हमलावर बलूच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान के खुजदार जिले के जहरी तहसील और कस्बे पर कब्जा कर लेने का दावा किया है। बीएलए ने एक बयान में कहा है कि जहरी एक तहसील है जिसके सभी सरकारी कार्यालयों पर हमारा कब्जा हो गया है। बलूच लिबरेशन आर्मी के प्रवक्ता जियंद बलूच ने कहा कि उनके समूह के लड़ाकों का जहरी पर अब पूरी तरह से कंट्रोल हो चुका है। पाकिस्तान की सरकार के अधिकारी और पुलिस सरकारी इमारतों को खाली कर चले गए हैं। जी हाँ, द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट कहती है कि बलूचिस्तान को पीएलए के लड़ाकों ने सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन को आग लगा दी है। जी हाँ, वहीं आपको बता दें शेख हसीना के प्रत्यर्पण पर अड़ा बांग्लादेश, बोला भारत के वीजा विस्तार से कोई लेना देना नहीं है। जी हाँ, मोहम्मद यूनुस नित बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि अब दस्त प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारतीय वीजा की अवधि में कथित बढ़ोतरी का ढाका द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री के प्रत्यर्पण के लिए भारत से किए गए अनुरोध से कोई लेना देना नहीं है। विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने पत्रकारों से कहा कि हमने भारत से शेख हसीना को बांग्लादेशी नागरिक के रूप में वापस भेजने का अनुरोध किया है। भारत में उन स्थिति का इस अनुरोध से कोई संबंध नहीं है, ये हमारे विचार का विषय नहीं है। जैसा कि आपको बता दें, हसीना पिछले वर्ष 5 अगस्त से भारत में रह रही है। बांग्लादेश में छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद सरकार के पतन के कारण हसीना भारत आ गई थी। जी हाँ, और अब लगातार उनके प्रत्यर्पण को लेकर वाद विवाद का दौर जारी है। बांग्लादेश चाहता है कि कैसे भी करके गंभीर से गंभीर और अंतर्राष्ट्रीय पावर का इस्तेमाल करके भारत से शेख हसीना का वापसी करवाकर बांग्लादेश बुलाकर उनको जेल में डाल दिया जाए और भारत भी अपनी पूरी ताकत लगा
जा रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या बांग्लादेश इसमें कामयाब हो पाता है या फिर फेल। तो वहीं आपको बता दे, इतना ही नहीं, दूसरी ओर शेख हसीना के खिलाफ वारंट जारी। खालिदा जिया अचानक पहुंच गई लंदन। जी हाँ, बांग्लादेश में क्या मोहम्मद यूनुस ने अपना रास्ता कर लिया साफ? दोस्तों, ये सबसे बड़ा सवाल का जवाब आपको हम बताते हैं। दरअसल बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्रमुख खालिदा जिया मंगलवार आधी रात को देश छोड़कर अचानक ब्रिटेन चली गई। वो ढाका के हजरत शाहजलाल एयरपोर्ट से एयर एम्बुलेंस से लंदन पहुंची है। उसके लंदन जाने के लिए कतर के अमीर ने विशेष प्लेन भेजा था। बीएनपी नेताओं ने बताया है कि लिवर सिरोसिस, हृदय रोग और किडनी की समस्या से जूझ रही 79 साल की खालिदा जिया इलाज के लिए गई हैं। जिया के भले ही इलाज के लिए लंदन जाने की बात कही गई हो, लेकिन उसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक खालिदा जिया का देश छोड़ना इसलिए कई लोगों को नहीं पच रहा क्योंकि उनकी पार्टी लगातार चुनाव की मांग कर रही है। बांग्लादेश के पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने एक्स पर लिखा कि पहले शेख हसीना को सत्ता से बाहर किया और अब चुनाव नहीं कराकर बीएनपी को भी रास्ते से हटाया जा रहा है। दोस्तों, वहीं बता दें, कनाडा में प्रधानमंत्री पद की रेस में ये भारतीय हिंदू नेता जस्टिन ट्रूडो का है धुर विरोधी। दोस्तों, कनाडा में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के ऐलान के बाद से लिबरल पार्टी के नए नेता की रेस तेज हो गई है। इस रेस में सत्तारूढ़ लिबरल पार्टी के हिंदू नेता चंद्रा आर्या भी शामिल है। चंद्रा आर्या भारतीय मूल के कनाडाई सांसद। वो पहले जस्टिन ट्रूडो के वफादारों में गिने जाते थे, लेकिन कनाडा में खालिस्तान समर्थक राजनीति और भारत विरोधी रवैये के बाद उन्होंने लाइन बदल ली। बाद में वो जस्टिन ट्रूडो के धुर विरोधी बन गए। जस्टिन ट्रूडो ने 2 दिन पहले पार्टी के भीतर पैदा हुए असंतोष और खुद की गिरती रेटिंग के कारण इस्तीफे का ऐलान किया था। चंद्रा आर्या ने दावेदारी की घोषणा करते हुए कहा कि मैं कनाडा का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूं ताकि हमारे देश के पुनः निर्माण और भावी पीढ़ियों के लिए समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक छोटी अधिक कुशल सरकार का नेतृत्व कर सकूं। हम महत्वपूर्ण संरचनात्मक समस्याओं का सामना कर रहे हैं जो पीढ़ियों से नहीं देखी गई और उन्हें हल करने के लिए कठिन यानी कॉम्प्लेक्स विकल्पों की आवश्यकता होगी। मैंने हमेशा कनाडा वासियों के लिए सबसे अच्छा काम करने के लिए कड़ी मेहनत की है और हमारे बच्चों और नाती नातिनों की खातिर हमें एक ऐसे साहसिक निर्णय लेने चाहिए जो बिल्कुल आवश्यक है। अगर मुझे लिबरल पार्टी का अगला नेता चुना जाता है तो मैं ऐसा करने के लिए अपना ज्ञान और विशेषज्ञता प्रदान करूंगा। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि कनाडा का प्रधानमंत्री भारतीय हिंदू नेता कनाडाई सांसद चंद्र आर्या को ही बनाना चाहिए तो अपनी राय अवश्य दीजिएगा दोस्तों। और सामने लाइक का बटन है, दबा दीजिएगा अभी तक लाइक नहीं किया है तो, ताकि हमें भी सपोर्ट मिल सके और बेहतरीन की बेहतरीन खबरें आपके सामने लाते रहें। तो वहीं आपको बता दें, इतना ही नहीं दोस्तों, दुनिया भर में भारत के खिलाफ सबूत करते रहे जस्टिन ट्रूडो। अब जब सुप्रीम कोर्ट में दिखाने की आई बारी तो हो गई बड़ी फजीहत। जी हाँ, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ बीते कुछ समय में इतना ज्यादा जहर उगल दिया कि दोनों देशों के संबंध अब खराब हो चुके हैं। खालिस्तान समर्थक और आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर ट्रूडो कहते रहे कि उनके पास भारत के खिलाफ सबूत हैं। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो लगातार आरोप लगाते रहे थे कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंट्स का हाथ है। वो भारत के खिलाफ सबूत करते रहे, लेकिन कनाडा की सुप्रीम कोर्ट ने मामले में चारों भारतीय आरोपियों को सबूत न होने के कारण जमानत दे दी दोस्तों, जो कि बहुत बड़ी नाकामयाबी दिखाती है जस्टिन ट्रूडो की और ये दर्शाता है कि वो जबरदस्ती भारत को बेबुनियाद तरीके से फंसाने की कोशिश में लगा हुआ था। जी हाँ, वहीं आपको बता दें, पश्चिमी म्यांमार के एक गांव पर सेना का हवाई हमला, 40 लोगों के मरने की खबर, सैकड़ों घर जलकर हुई राख। जी हाँ, म्यांमार की सेना की तरफ से अराकन सेना के नियंत्रण वाले गांव पर हवाई हमला किया गया है, जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए और कम से कम 20 अन्य घायल हो गए। समूह के अधिकारियों और एक स्थानीय चैरिटी ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। इस बमबारी से लगी आग में सैकड़ों घर जल गए। जी हाँ, उन्होंने बताया कि ये हमला बुधवार को पश्चिमी राखीन राज्य में जातीय अराकन सेना की तरफ से नियंत्रित क्षेत्र रामरी द्वीप पर क्योक नीव माव गांव में हुआ। इस दौरान सेना ने क्षेत्र में किसी भी हमले की घोषणा नहीं की है। गांव में स्थिति की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि क्षेत्र में इंटरनेट और सेल फोन सेवा तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो चुका है, कटी पड़ी है। वहीं आपको बता दें, चीन ने अपने ही मित्र पुतिन को, व्लादिमीर पुतिन को दे दिया करारा झटका। बीच समंदर में क्यों रोका 8 ऑयल टैंकरों का बड़ा बेड़ा। आपको बता दे दोस्तों, रूस और चीन की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। दुनिया के इन दोनों महाशक्तिशाली देशों के संबंध 1950 के दशक से ही मजबूत रहे हैं। करीब 3 साल पहले जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला बोला तब भी चीन ने उसकी आलोचना नहीं की। खबर यहाँ तक आती रही कि यूक्रेन जंग में चीन रशिया को बड़े पैमाने पर हथियारों की आपूर्ति करता रहा है। खुद चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग भी पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद मॉस्को का दौरा किया, लेकिन अब एक ऐसी खबर आई है जिसने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को करारा झटका दे दिया है। चीन के सबसे बड़े बंदरगाह के अधिकारियों
ने अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण रूस के बड़े बड़े तेल टैंकरों को ले जा रहे 8 जहाजों के बेड़े को अपने बंदरगाह पर आने से रोक दिया है। रॉयटर्स ने 3 व्यापारियों के हवाले से इस चीनी प्रतिबंध की पुष्टि की है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पूर्वी चीन के शानडोंग पोर्ट ग्रुप ने रूसी तेल टैंकरों के बेड़े पर यह प्रतिबंध लगाया है दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान को यूं ही नहीं चेला बनाकर रखता चाइना। जी हाँ, घटिया हथियारों का बड़ा बाजार जो है वो उसके लिए जब तक अमेरिका अफगानिस्तान में मौजूद था तब उसने पाकिस्तान की मदद की। अब पाकिस्तान के लिए अमेरिकी दुकान बंद हो चुकी है तो चीन के लिए शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान के साथ चीन हमेशा से खड़ा रहा और लगातार उसकी मदद करता रहा। पाकिस्तान की सेना की ताकत तो चीन की वजह से ही है। पाकिस्तानी थल सेना, वायुसेना और नौसेना सभी अंगों के ज्यादातर हथियार अब चीनी हैं। देश भूखा मर रहा है, पाकिस्तान हथियार खरीद रहा है। चीन ने बाकायदा PLA पैकेज के तहत हथियार मुहैया करा दिया है। बालाकोट अटैक के बाद से तो पाकिस्तान ने चीन से ताबड़तोड़ एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद करना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान का 75% हथियार चीन के ही हैं। चीन के PLA पैकेज के तहत अगर पाकिस्तान महंगे सिस्टम खरीदता है तो वो 2035 तक के PLA पैकेज के तहत और कोई हथियार या सिस्टम नहीं खरीद पाएगा। ये बात चीन की तरफ से पहले ही साफ कर दी गई थी। जी हाँ, बावजूद इसके पाकिस्तान उससे इस पैकेज के बाहर से हथियार खरीद रहा है। इससे ये साफ हो रहा है कि पाकिस्तान इस कदर भारत से डरा हुआ है कि हर कीमत में उन हथियारों को खरीद लेना चाहता है जो उसके कुवत से भी बाहर है। यानी कि चीन के लिए पाकिस्तान जो है वो घटिया हथियारों को खरीदने वाला देश बन चुका है जो चीन को हर तरीके से फायदा पहुंचाएगा। तो वहीं आपको बता दें, खुफिया विभाग ने दिए बड़े इनपुट। 26 जनवरी समारोह के दौरान गुरपतवंत सिंह पन्नू करवा सकता है बड़ा आतंकी हमला, सुरक्षा बढ़ाने के दे दिए निर्देश। जी हाँ, खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू 26 जनवरी समारोह के दौरान या तो आतंकी हमला कर सकता है या फिर देश विरोधी पोस्टर व दीवारों पर नारे लिखने जैसी हरकतें करवा सकता है। हालांकि यूपी पुलिस की कड़ी कार्रवाई को देखते हुए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा की अध्यक्ष में दिल्ली पुलिस मुख्यालय में बुधवार को हुई इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन बैठक में खुफिया विभाग ने ये इनपुट दिए हैं। खुफिया विभाग के इनपुट के बाद वह विधानसभा चुनावों को देखते हुए दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी है दोस्तों। अब सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं, आदेश दे दिए गए हैं। मेट्रो में विशेष सुरक्षा बढ़ाने की भी सख्त ऑर्डर दिए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप के बड़बोलेपन पर इस देश के राष्ट्रपति ने दे दिया जवाब। अमेरिका के लिए नया नाम भी सजेस्ट कर दिया दोस्तों। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीतने के बाद से ही ग्रीनलैंड, पनामा नहर, कनाडा और गल्फ ऑफ मैक्सिको को लेकर अपना दावा ठोकते नजर आ रहे हैं। हालांकि अब मैक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शेनबॉम ने ट्रंप के बड़बोलेपन का जवाब दिया है। दरअसल कुछ समय पहले ही ट्रंप ने प्रस्ताव दिया था कि मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदलकर अमेरिका की खाड़ी कर देना चाहिए। क्लाउडिया ने ट्रंप के इस प्रस्ताव का विनम्रता पूर्वक खारिज कर दिया। उन्होंने इसके साथ ही अमेरिका का नाम बदलकर अमेरिका मैक्सिकाना रखने का प्रस्ताव दे दिया। जी हाँ, वही बता दें, इंडोनेशिया की राह पर एक और मुस्लिम देश जी हाँ बदलेगा अपनी राजधानी। बता दें क्या रखने वाला है उसका नाम दोस्तों। इंडोनेशिया के बाद एक और मुस्लिम देश अपनी राजधानी को बदलने की तैयारी कर रहा है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता साल दर साल समुद्र में डूब रहा है। ऐसे में वहाँ की सरकार ने राजधानी को जकार्ता से दूर स्थानांतरित करने का ऐलान किया हुआ है। अब एक और मुस्लिम देश ईरान ने अपनी राजधानी को तेहरान से हटाकर मैकरान में ट्रांसफर करने का ऐलान किया। सरकारी प्रवक्ता ने मंगलवार को कहा कि ईरान अपनी राजधानी को दक्षिणी तटीय क्षेत्र मकरान में स्थानांतरित करेगा। ये एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका उद्देश्य तेहरान की परमानेंट अधिक जनसंख्या, बिजली की कमी और पानी की कमी को दूर करना है। वहीं आपको बता दें, बांग्लादेश ने भारतीय मछुआरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों को कर दिया खारिज। जी हाँ, बांग्लादेश ने गुरुवार को भारतीय मछुआरों के साथ दुर्व्यवहार के आरोपों को बेतुका और झूठा बताते हुए खारिज कर दिया। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि पड़ोसी देश की जेल में कुछ मछुआरों को पीटा गया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों पर गहरी निराशा और आपत्ति जताई और सभी पक्षों से आग्रह किया है कि इस तरह के बेबुनियादी आरोप लगाने से बचे ताकि द्विपक्षीय सहयोग और आपसी सम्मान की भावना पर असर न पड़े। जी हाँ, वही आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने रद्द कर दिया इटली का दौरा। लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी आग की ले रहे जानकारी। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने लॉस एंजल्स के जंगलों में लगी विनाशकारी आग के चलते अपने राष्ट्रपति पद की अंतिम विदेश यात्रा रद्द कर दी। इस आग में 5 लोगों की मौत हो गई और हजारों लोगों को इलाकों को खाली करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बाइडेन को गुरुवार दोपहर को इटली के लिए रवाना होना था। यात्रा रद्द होने की घोषणा बाइडेन के लॉस एंजल्स से प्रस्थान करने के कुछ ही घंटों बाद हुई, जहां वे अपने पहले परपोते से मिलने पहुंचे थे, जिसका जन्म बुधवार को एक स्थानीय अस्पताल में हुआ। वॉशिंगटन लौटने से पहले उन्होंने स्थानीय अग्निशमन अधिकारियों से जानकारी ली। वॉशिंगटन लौटने के बाद बाइडेन ने कैलिफोर्निया के लिए एक बड़ी आपदा की घोषणा कर दी। आपको बता दें दोस्तों कि जंगल की आग के कारण लॉस एंजल्स में
1 लाख से अधिक निवासियों को उनके घरों से निकाला जा रहा है। कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जो अब तक जानकारी आई है, बड़ी संख्या में भारतीय अमेरिकियों को भी सुरक्षा के लिए अपने घर को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बेकाबू आग ने अब तक 3 क्षेत्रों में 70 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को जला दिया है। इसमें लॉस एंजल्स के पश्चिम में पैलिसेड्स, पसाडेना के उत्तर में ईटन और सैन फर्नांडो घाटी शामिल है। जी हाँ, तो वहीं आपको बता दें, अमेरिकी सऊदी अरबिया के करीबी सैन्य कमांडर को लेबनान की कमान कौन है आखिर? ये जोसेफ ओन जो चुने गए नए राष्ट्रपति। दोस्तों, लेबनान की संसद ने बृहस्पतिवार को देश के सैन्य कमांडर जोसेफ ओन को राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति चुन लिया है। उन्हें चुनने के लिए संसद में मतदान कराया गया था। इसके साथ ही 2 वर्ष से रिक्त स्थान पर उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। पिछले 2 साल में पूर्व राष्ट्रपति मिशेल ओन का उत्तराधिकारी चुनने के लिए संसद की ये 13वीं कोशिश थी, जो सफल रही। पूर्व राष्ट्रपति मिशेल ओन का कार्यकाल अक्टूबर 2022 में समाप्त हो गया था। मिशेल ओन का सैन्य कमांडर जोसेफ से कोई संबंध नहीं है। तो वहीं आपको बता दें, दक्षिण कोरिया में गृह युद्ध का खतरा, विपक्षी दल संसद में लाए नया बिल, मार्शल लॉ पर जांच की बड़ी मांग। जी हां, दक्षिण कोरिया की संसद में गुरुवार को विपक्षी सांसदों ने एक नया विधेयक पेश किया। इस विधेयक में पिछले साल लगाए गए मार्शल लॉ पर स्वतंत्र जांच की मांग की गई। यून सुक योल ने राष्ट्रपति रहते हुए अचानक देश में मार्शल लॉ की घोषणा की थी। हालांकि कुछ ही घंटों के बाद उसको हटा लिया गया था, जिसके बाद महाभियोग के जरिए उन्हें राष्ट्रपति के पद से अस्थायी रूप से हटा दिया गया। ये विधेयक 6 विपक्षी दलों ने एकजुट होकर पेश किया है, जिसमें लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी भी शामिल है। विधेयक में मांग की गई है कि एक विशेष अभियोजक इस बात की जांच करेगी क्या 3 दिसंबर को लगाया गया मार्शल लॉ एक विद्रोह कराने का प्रयास था। इसके साथ ही इस बात की भी जांच की जाएगी क्या यून ने उत्तर कोरिया के संघर्ष को बढ़ाने के लिए अपने देश के ऊपर ड्रोन उड़ाए थे, या फिर उत्तर कोरिया से आए गुब्बारों को गिराने की बात कही थी ताकि घरेलू राजनीति में अपनी स्थिति को मजबूत कर सके। हालांकि यून के वकीलों और दक्षिण कोरियाई सेना ने इन आरोपों को खारिज किया है। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, इजराइल ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि मुस्लिम देश हुए एकजुट? सऊदी, यूएई से लेकर जॉर्डन तक हुए आग बबूला। जी हाँ, इजराइल और गाजा के बीच पिछले काफी समय से युद्ध जारी है। इस युद्ध में अभी तक काफी लोगों की जानें जा चुकी हैं। दोनों ही पक्ष युद्ध रोकने के पक्ष में नजर नहीं आ रहे। इस बीच इजराइल ने कुछ ऐसा कर दिया जिसको देखकर न सिर्फ फलस्तीनी आतंकी संगठन हमास बल्कि कई अरब मुस्लिम देश भी भड़क उठे हैं। इजराइल के नए मैप को लेकर अलग अलग मुस्लिम देशों की ओर से प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, जिसमें उन्होंने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए संप्रभुता का सीधा उल्लंघन भी बताया है। जी हाँ, मुस्लिम देशों का आरोप है कि इजराइल के इस मैप में ग्रेटर इजराइल दिखाया गया है, जिसमें फलस्तीनी क्षेत्रों समेत अरब देशों के कुछ हिस्सों को भी शामिल किया गया है। मालूम हो कि इजराइल के विदेश मंत्रालय ने अरबी भाषा के ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट पर नए मैप की पोस्ट साझा की थी। इस पोस्ट में लिखा गया है कि क्या आप जानते हैं कि इजराइल का साम्राज्य 3000 साल पहले स्थापित हुआ था। आप जैसा कि देख भी पा रहे होंगे ये ट्वीट। तो वहीं आपको बता दें, आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी किसको जिताएंगे? दिल्ली के पूर्वांचली वोटर्स आखिर किन सीटों पर है इनका दबदबा? बता दें, दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में सियासी पारा गरमाया हुआ है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान होने के बाद आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। तीनों ही पार्टियां एक दूसरे को घेरने का एक भी मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों पर दिए गए बयान के बाद दिल्ली में घमासान मच गया है और भाजपा ने इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। वहीं केजरीवाल के बयान के बाद दिल्ली में रह रहे पूर्वांचल के वोटर्स एक बार फिर चर्चा में आ चुके हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बार के चुनाव में दिल्ली में रह रहे ये पूर्वांचल के लोग भाजपा या फिर आम आदमी पार्टी किसको देंगे वोट? तो आपको बता दें, दिल्ली में बड़ी संख्या में पूर्वांचल के लोग रहते हैं। दिल्ली की कई विधानसभा सीटों पर ये निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली में कुल 1.5 करोड़ वोटर्स हैं, जिसमें 24% वोटर्स पूर्वांचल से हैं, यानी लगभग 40 लाख वोटर्स पूर्वांचल के हैं, जो दिल्ली की कई विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की जीत हार का फैसला करते हैं। दिल्ली में लगभग 35 विधानसभा सीटें हैं, जहां पर पूर्वांचल के वोटर्स का दबदबा है, जिनके वोट दिल्ली की सरकार तय करती है। अगर पिछले चुनावों की बात करें दोस्तों, दिल्ली में 2015 और 2020 में हुए विधानसभा चुनाव की बात करें तो जिन सीटों पर पूर्वांचल वोटर्स की संख्या अधिक है, उन सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपा इन सीटों पर कब्जा जमाना चाहती है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में रह रहे यूपी बिहार के वोटर्स को साधने के लिए भाजपा एनडीए में अपने सहयोगी दलों का सहयोग ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में मिली जीत से भाजपा का आत्मबल और भी ज्यादा बढ़ चुका है और इस बार वो दिल्ली भी फतेह करने में लग चुकी है। पूरी कोशिश में लगी हुई है भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में अगर हमारा सवाल आपसे ये रहने वाला है कि आपके हिसाब से क्या भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीत पाएगी, तो क्या रहने वाला है आपका जवाब? दोस्तों भारी मात्रा में कमेंट में लिखकर बताइएगा। देखते हैं हमारी प्रिय ऑडियंस की क्या है इस मुद्दे पर राय। दोस्तों ये खबर हम और ये बात हम आपको इसलिए
कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में बड़े वादे करने वाली है भारतीय जनता पार्टी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली, महिलाओं को केजरीवाल से भी ज्यादा पैसा। जी हाँ, दिल्ली भाजपा की घोषणा पत्र समिति ने राष्ट्रीय राजधानी के कई पहलों की सिफारिश की है। इनमें महिलाओं के लिए 2500 रूपए मासिक भत्ता, आम घरों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली और पूजा स्थलों के लिए 500 यूनिट तक मुफ्त बिजली शामिल है। जी हाँ, पार्टी नेताओं ने बृहस्पतिवार को इसकी बड़ी जानकारी दी है। ऐसे में केजरीवाल से भी बड़े बड़े वादे करेगी भारतीय जनता पार्टी। अब देखना यह होगा कि किस ओर करवट लेगी दिल्ली की जनता की वोट। तो वहीं आपको बता दें, कांग्रेस ने बहुत बड़ा दावा किया है दोस्तों, जो हमारे इस खबर को इस ओर मोड़ सकती है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी झंडा गाड़ कर ही मानेगी। दरअसल कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है कि अपने खिलाफ लहर से घबरा गए हैं अरविंद केजरीवाल, इसीलिए गठबंधन बनाने का बना रहे हैं दबाव। जी हाँ, कांग्रेस की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने बृहस्पतिवार को कहा है कि राष्ट्रीय राजधानी में आम आदमी पार्टी को सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है, जिससे अरविंद केजरीवाल घबरा गए हैं। वो अपने सहयोगियों के माध्यम से कांग्रेस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम उनकी पार्टी के साथ किसी भी तरह का गठबंधन नहीं करेंगे। अगर वाकई में ऐसा है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं कि केजरीवाल को अब लग चुका है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे आगे निकल जाएगी, उनको कड़ा टक्कर दे चुकी है और यही रीजन हो सकता है कि कांग्रेस पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम हमारे साथ गठबंधन कर लो। तो वहीं आपको बता दें, दिल्ली चुनाव आयोग करेगा प्रवेश वर्मा के खिलाफ जांच। केजरीवाल ने लगाया था बड़ा गंभीर आरोप। जी आम आदमी पार्टी द्वारा नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा के खिलाफ केंद्रीय चुनाव आयोग को दी गई शिकायत पर आयोग ने इसकी जांच करने के आदेश दिए हैं। चुनाव आयोग ने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी को आम आदमी पार्टी की शिकायत की जांच करने, तथ्यों का पता लगाने और आदर्श आचार संहिता के अनुसार तत्काल उचित कार्रवाई करने को कहा है। कार्रवाई की रिपोर्ट आयोग को भेजी जाएगी। वहीं बता दें, आखिर ओवैसी जो है वो दिल्ली के दंगों के आरोपियों को टिकट क्यों दे रही है? इन सीटों पर दावेदारी का बड़ा प्लान बना रही है ओवैसी की पार्टी किसका बिगाड़ने वाली है गेम बता दें। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM दिल्ली विधानसभा चुनाव के रण में दावेदारी को तैयार है। पार्टी का प्लान 10 से 12 मुस्लिम बहुल सीटों पर चुनाव लड़ने का है। इसके लिए पार्टी ने रणनीतिक दांव भी चल दिया है। पार्टी ने दिल्ली दंगों के 2 आरोपियों को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन को और ओखला से जामिया एलुमनाई एसोसिएशन का अध्यक्ष शिफाउर रहमान को टिकट दिया है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिलकर पार्टी की दिल्ली यूनिट जल्द ही बाकी उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान करेगी। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली के दंगों को क्यों टिकट दे रही है ओवैसी की ये पार्टी। तो वहीं ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा कुंभ से भी बड़ा है गंगा सागर का मेला, राष्ट्रीय मेले का इसको दर्जा दिया जाना चाहिए। जी हाँ, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को दावा किया है कि गंगा सागर मेला कुंभ मेले से भी सबसे बड़ा है और इसीलिए केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय मेले का दर्जा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार कुंभ मेले के आयोजन के लिए हजारों करोड़ रुपए मुहैया कराती है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को मकर संक्रांति के अवसर पर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर कपिल मुनि मंदिर में आयोजित होने वाले वार्षिक गंगा सागर मेले के लिए सभी प्रावधान करने होते हैं। बनर्जी ने यहाँ गंगा नदी यानी हुगली के तट पर मेले का उद्घाटन करने के बाद कहा कि हम पिछले 10 वर्षों से गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है दोस्तों आपको, आखिर ममता बनर्जी के इस बयान के पीछे क्या अर्थ हो सकता है? क्या वाकई में कुंभ से बड़ा है गंगा सागर का मेला या फिर कोई नई चाल है ममता बनर्जी की? देखते दोस्तों आपकी क्या इस पर निजी राय होने वाली है। बहरहाल ये थी अभी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के जय हिंद कहते हुए दोस्तों भाइयों में साथियों में रिश्तेदारों में वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते अगली खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।